चलिए आज बात करते हैं इप्का लैबोरेटरीज के बारे में। ये आज के दिन लगभग 4% के आसपास गिर चुका है और पिछले काफ़ी दिनों से ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि शायद अब इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम आ चुका है, तो वही हम इस वीडियो में चेक करेंगे। देखिए, देखने से तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कंपनी लगती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन ये हमेशा ही ऊपर नहीं जाती। आप अगर देखेंगे तो इसने यहाँ से यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट दिया, फिर ये कई सालों तक यहाँ से गिरता रहा। कब तक गिरता रहा? 2017 के आसपास ये गिरा और 2017 के मिड के बाद इसने फिर से ग्रोथ का पैटर्न ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि कई सालों तक आपको गिरावट ही दिखाए। ओके, तो अगर इस स्टॉक में पर्टिकुलरली आपको प्रॉफिट बनाना है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आपको ये बेस पर ही मिले। अगर इसे हमें बेस पे लेना है ना, अगर इसे हमें यहाँ के बेस पे कहीं पे लेना है जहाँ इसका बेस बन सकता है, तो हमको अच्छे से इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा और इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये कैसा बिहेव करता है और कितना गिरता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ चार्ट देख लेते हैं। इसमें पता चलेगा कि ये गिर क्यों रहा है। अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं 2016 के बाद से ये 2021 तक कंटिन्यू बढ़ा है और उसके बाद से ये कंटिन्यू गिर रहा है। अभी ये जो चार्ट है, सॉरी ये जो टावर है, ये 2022 के दिसंबर तक का है, मींस थर्ड क्वार्टर तक का है। इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेबोरेटरी कंपनी, जैसे अभी सारी की सारी लेबोरेटरी कंपनी जो है वो अभी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो इसमें अगर फोर्थ क्वार्टर में कितना भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देगा तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। तो फोर्थ क्वार्टर ऐड करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि ये और गिर सकता है और ज़्यादा चांसेस इसके और गिरने के ही है। और अगर हम लोग इसका RSI भी चेक करें तो ये अभी 40 के नीचे भी नहीं आया है। तो अगर इसकी हिस्ट्री चेक करें तो ये गिरने के टाइम पे 40 के नीचे तो हमेशा आता है। ओके, तो मैं अगर इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता हूँ तो मैं इसे 600 और 650 के बीच में यहाँ कहीं मैं इसे बाय करने के बारे में सोचूंगा। अगेन ये डिपेंड उस पर करता है कि इसका जो फोर्थ रिजल्ट आता है, फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट आता है, वो कैसा आया। और हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको टाइम भी लग जाए, हो सकता है ये विद इन अ मंथ पहुँच जाए, है ना। तो हमको इसके रिजल्ट्स पे भी ध्यान रखना है और तब जाके हमें इस पर डिसीजन लेना है। ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि ये हमसे छूट जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। तो हम इसके बेस का वेट करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें एक रिवर्सल का पैटर्न बनने का वेट करिए। ओके, एक कप टाइप का पैटर्न बनने का वेट करिए, जैसा कि यहाँ हमेशा बनता है, ठीक है। तो जब भी ये बेस बनाता है उसके बाद थोड़ा सा घूमता है, राइट। तो अगर ये यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है तो वो भी एक आपको सिग्नल मिल जाएगा कि अब इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या इसे अभी रखना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको 640 और उसके नीचे के अगर टारगेट दिए हैं तो कुछ लोग सोचेंगे क्या मुझे इसे सेल कर देना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये स्टॉक यहाँ पर है या कहीं पर भी है, अगर आपके पास यहाँ पर भी है या कहीं भी आपने लिया था, तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको लॉस देगा। ओके, बशर्ते इसमें कोई घपला ना हो जाए। तो ऐसी न्यूज़ पे आप ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये बस पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही प्रेशर में है अभी, इसलिए ये भी प्रेशर में है। जैसे कि हमने कंपैरिजन चार्ट में देखा, जब ये चलता है तो बहुत तेज़ चलता है, गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है। तो अभी ये गिरने के फेज़ में है। तो अगर आपने इसको यहाँ पे लिया हुआ है तब तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा होगा, और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको इसे लॉस में निकालने के लिए। ये इस तरह की कंपनी नहीं है। जब ये यहाँ से रिवर्स मारेगी तो ये इसको भी कवर कर देगी, ये इससे ऊपर चली जाएगी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने यहाँ पे लिया है, जिन्होंने लेवल्स का ध्यान नहीं रखा, उनको ऑब्वियसली लॉस ज़्यादा हो रहा होगा, और जिन्होंने गिरावट में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको बहुत ज़्यादा लॉस अभी नहीं हो रहा होगा, बशर्ते उनको प्रॉफिट ही शो कर रहा होगा। लेकिन प्रॉफिट भी नीचे जाते हैं तो लोग पैनिक करने लगते हैं। ओके, तो इसमें पैनिक करने वाला कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉस में बुक करने वाली कंपनी ये नहीं है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, 600 से 650 के बीच में मैं इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करूँगा, और जो अगला मेरा सेकंड इन्वेस्टमेंट होगा वो 450 के आसपास होगा। इप्का लैब्स में इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी है, पर जिन लोगों को और ज़्यादा डिटेल चाहिए उसके लिए हम लोग इसके फंडामेंटल्स थोड़ा और चेक कर लेते हैं। इप्का लैब्स कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये मिड कैप कंपनी है, मीन्स बड़ी कंपनी है। इसका PE भी काफ़ी अच्छा है, मीन्स मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है। ROC ROE दोनों अच्छे हैं, दोनों 15 और 20 के ऊपर है, और इसके ऊपर कोई खास लोन भी नहीं है। प्रोमोटर के पास 46.3% का होल्डिंग है, जिसमें से इन्होंने प्लेज कुछ भी नहीं किया हुआ है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है और इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है। तो हर चीज़ अच्छी दिख रही है।
अब बात करते हैं इसके मीडियन की। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अभी ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है या नहीं, कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं, अंडर वैल्यूड है या नहीं, यही पता चलता है। तो अभी इसका मीडियन हम लोग को कितना शो कर रहा है? इसका मीडियन शो कर रहा है 40 के ऊपर, जो कि हमें चाहिए कितने पे? 25 के नीचे, राइट। तो जब ये 25 के नीचे जाएगा तब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान करेंगे। लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक CAGR में 3 इयर्स का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 9% है, सिंगल डिजिट है। ओके, मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है, अगर ये CAGR और प्रॉफिट ग्रोथ अगर डबल डिजिट में शो हो रहा है तो कंपनी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको इसे अपने बेस पे ही लेना है, तब जाके आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए इसकी थोड़ी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। इसकी बोरोविंग्स जो है वो कम हुई है, अच्छी चीज़ है। इसके रिजर्व्स बड़े हैं, अच्छी चीज़ है। इसके फिक्स्ड एसेट्स भी बड़े हैं, मींस 3 आउट ऑफ 3, फुल मार्क्स ऑन बैलेंस शीट। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर चेक करते हैं, शेयर होल्डर्स का इसमें कॉन्फिडेंस है, FII का इसमें कॉन्फिडेंस है, DII भी इसमें कॉन्फिडेंट है, और जो पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंट थोड़ा लूज़ हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, और कोई भी शेयर अगर नीचे जाता है तो सबसे पहले रिटेलर ही पैनिक करता है। चलिए अब इससे थोड़ा सा गूगल पे कंपैरिजन कर लेते हैं एक दूसरी कंपनी के साथ जिसका नाम है टोरेंट फार्मा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इप्का लैब ने आपको 25,000% का इंटरेस्ट दिया है और टोरेंट फार्मा ने 19,000 का इंटरेस्ट दिया है। अभी के टाइम पे टोरेंट फार्मा को ज़्यादा अच्छी कंपनी मानते हैं लोग, और अगर इसका PE भी चेक करेंगे तो वो इप्का लैब से ज़्यादा है। और आप इसका चार्ट अगर चेक करेंगे तो इससे हमको ये पता चलता है कि इप्का लैब और टोरेंट फार्मा ऊपर नीचे चलते रहते हैं। ओके, कई बार ऐसे ही हुआ है, लेकिन जब इप्का लैब चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है। तो ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे टोरेंट फार्मा से नीचे आ गया था, वैसे ही यहाँ पे भी टोरेंट फार्मा से नीचे आ जाए। हम लोग अभी एजम्पशन ही कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है और जैसे कि इसके लेवल्स दिख रहे हैं, इंडिकेटर्स जो शो कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये 640-650 के आसपास ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो करना शुरू करेगा। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा गिरता है तो मैंने आपको सेकेंड लेवल भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पिछले दूसरे वीडियोस से इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी, बताने का तरीका शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये नया चैनल है तो लाइक और सब्सक्राइब होते रहता है तो ही वीडियोस बनाने का मन करता है, अदरवाइज़ इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।